एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 को। भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 जो है वो आपके बेसिकली जो बताती है वो एक तरीके से इसका नाम और ये कहाँ पर लागू होगी इसके बारे में बात करती है। उसका प्रारंभ कब होगा और वो लागू कब होगी और कहाँ कहाँ पर लागू होगी इसके बारे में बात करती है। एक तरीके से अब धारा 1 अगर आप इसको कंपेरिजन करेंगे भारतीय दंड संहिता से, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 2, 3, 4 इन तीनों धाराओं में आपके क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई थी। क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि ये भारतीय दंड संहिता कहाँ पर लागू होती थी। तो जो आपके भारतीय न्याय संहिता है नई, उसमें धारा 1 में ही उन तीनों सेक्शंस के प्रोविजंस को ऐड ऑन कर लिया गया है। उनको अलग लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। यही सारे महत्वपूर्ण चेंजेस नए भारतीय न्याय संहिता में किए भी गए हैं। तो अगर हम देखें किसी भी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में ये धाराएं बात करती हैं, तो टेरिटोरियल यानी कि आपके क्षेत्राधिकार के बारे में बात करती हैं। तो अगर क्षेत्राधिकार के तौर पे देखें तो सिंपल तौर पे मतलब ये है कि भारतीय न्यायालय, पहली बात तो पहला पॉइंट तो ये है कि इन क्षेत्रों पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी भारतीय आपराधिक न्यायालय हैं उन पर अपनी क्षेत्राधिकार का, अपनी अधिकारता का प्रयोग कर सकते हैं। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अब अगर हम इसी के पॉइंट में देखें तो सबसे पहले संक्षिप्त नाम आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता है, कब से लागू होगी। 2 डेट्स आपको याद रखनी है। पहली डेट ये है अधिनियमित कब हुआ, यानी कि इनेक्टमेंट डेट, यानी जिस दिन राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट की जिस दिन कंसेंट आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग मिल जाती है। थोड़ा आप लोगों से एक बात ये भी है, मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके वीडियो देखा करें ताकि जो भी आर्टिकल्स जो लिंक करके हम बात करते हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लें। तो अगर देखें तो 25 दिसंबर को इसको 2023 को इसको राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल गई थी। तब से ये इनेक्टमेंट यानी उस दिन से अधिनियमित हो चुका था हमारा भारतीय न्याय संहिता, तीनों एक्ट जो हैं। अब ये डेट आई है कि इन्फोर्समेंट डेट यानी लागू कब होगा, तो 1 जुलाई 2024 को ये लागू होगा। ये अब डेट आ चुकी है, तो आपको ये 2 डेट्स पता होनी चाहिए। पहली चीज़ एक बात ये क्लियर हो गई हमारी। इसके अगर क्लॉज 3 पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपके जो पुरानी आईपीसी है उसकी सेक्शन 2 की बात करता है। देखिए 2 तरीके होते हैं। जो भी भारत में अगर आपके आपराधिक न्यायालय है जो भी हैं वो अपने क्षेत्राधिकार 2 तरीके से कार्य करते हैं। या तो कोई भी अपराध, देखिए पहली चीज़, कोई भी अपराध भारत के अंदर भारतीय सीमा में किया गया हो, फिर चाहे ध्यान रखिए पहली चीज़, पहला कोई अपराध भारत में सीमा में उसमें लिखा गया प्रत्येक व्यक्ति, यानी चाहे वो देशी हो विदेशी हो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भारतीय सीमा के अंतर्गत अपराध करेगा तो वो बीएनएस के अंतर्गत यानी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। यही बात को यहाँ पे लिखी भी गई है। क्या लिखा गया है? एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू दिस प्रोविजन देयर ऑफ और विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। यानी कि भारतीय परिसीमा के अंतर्गत वो ऐसे हर कार्य और लोप के लिए जो इस संहिता के, अगर इस संहिता के विरुद्ध हैं तो वो व्यक्ति इसके अंतर्गत ही पनिशेबल किया जाएगा, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। इसको एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे क्या लिखा गया है भाई, इस संहिता के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है। ये कार्य क्या लिखा गया है कि अगर आप जो हम जैसे मान लीजिए हम पुरानी आईपीसी पढ़ते तो उसमें धारा 300 मर्डर के बारे में लिखा गया कि आप भी किसी भी पर्सन को बिना किसी मतलब जो लीगल रीजन के आप उसकी हत्या नहीं, उनका मृत्यु कारित नहीं कर सकते हो। अब अगर मान लो आप ऐसे कोई कार्य करते हो, मतलब ए ने बी को गोली मार दी, उसकी डेथ हो गई, तो ये कार्य आपका अब बीएनएस की धारा 100 के अंतर्गत, जो 101 और 100 के अंतर्गत जो है पनिशेबल होगा। तो यही कहता, अब चाहे ध्यान रखिए ए को यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति, चाहे मान लीजिए आपके अरविंद हो इंडियन हो, चाहे वो एंड्रयू हो यानी कि विदेशी भी हो, वो व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं अंत जो इसको कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, यानी कि जो आपके ये भी 2 प्रकार का होता है। इंट्रा ये व्यक्ति यानी कि इंट्रा यानी अंत प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, यानी जो अपराध भारत की सीमाओं के भीतर अगर किए जाते हैं उनमें भारतीय न्याय संहिता लागू होगी और वो व्यक्ति इस संहिता के अंतर्गत पनिशेबल माना जाएगा। यही सेक्शन 2 पुरानी आईपीसी का कहता था। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, अब अगर मान लीजिए कोई अपराध भारत की सीमा के परे किया जाता है,
ठीक है, लेकिन किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एक बात बस ये ध्यान रखना है, भारतीय सीमा के परे और किसी भारतीय के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वह भी आपके उस पर भी ये भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। ये बात धारा 3 और धारा 4 पुरानी आईपीसी की बात कहती थी, वही यहाँ पर क्लॉज 4 और क्लॉज 5 कहता है धारा 1 बीएनएस का। जैसे अगर आप पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा गया है कि अगर चल सिंपल तौर पर एनी पर्सन लाइबल, यानी कोई भी पर्सन लाइबल होगा, वाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। यानी सपोज करिए, इसमें इसका इलस्ट्रेशन भी दिया गया है कि एक मान लीजिए भारत का नागरिक है, जो युगांडा वाला इलस्ट्रेशन आप लोगों ने सभी पढ़ा भी होगा, पुरानी आईपीसी में भी यही इलस्ट्रेशन था। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अब इंडिया का व्यक्ति है, अब इंडिया के बाहर मान लीजिए कोई अपराध कमिट करता है, और ध्यान रखिए अपराध का मतलब कोई एक्टिविटी करता है, कोई ओमिशन करता है, और वो अपराध अगर वो एक्ट ओमिशन भारतीय यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध अगर है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति पर क्या है, ये आपके क्या होगा, बीएनएस लागू होगा। देखो अब यहाँ पे एक बात आपको कंसेप्चुअली समझनी है। सामान्य अर्थों में ये पाया जाता है कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होती है वो विधियों की नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई देश, अब भाई मान लीजिए कोई भी अदर कंट्री हो, अब भाई यहाँ के लॉ को क्यों अपने ऊपर लागू करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर आप आर्टिकल 245 क्लॉज 2 पढ़ोगे यहाँ पर आप, तो वो बताता है कि संसद ऐसी कोई भी विधि बना सकता है जिसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका इन्फोर्समेंट भले ही भारत के क्षेत्र के बाहर होता हो फिर भी विधि बना सकता है, उसको रोक टोक नहीं है। तो इस अनुच्छेद के आधार पर हम कह सकते हैं, और यही पावर भी देता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति को अगर जैसे ही भारत में, जो इसका इलस्ट्रेशन यही कह रहा है कि मान लो हत्या की उसने युगांडा में जाके, जैसे ही भारत में कहीं भी पाया जाएगा तो ये नहीं कह सकता मैंने तो युगांडा में हत्या की थी। नहीं समझ रहे आप बात के लिए, वो ये बात नहीं कह सकता कि मैंने युगांडा में हत्या की। उसने तो जो कार्य किया वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत क्या है, अपराध है, और जैसे ही पाया जाएगा तो उस पर विचारण होगा और उसे सजा दी जा सकती है। ये आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके धारा 3 की बात हो गई। धारा 4 भी इसी से रिलेटेड है। धारा 4 इससे रिलेटेड क्या है, अभी हमने भारतीय के तौर पे एक बात समझ ली, फिर इसमें एक बात ये कही गई है, जो पहला इसका क्लॉज पढ़ोगे, ये धारा 4 है पुरानी आईपीसी की, जो इसमें क्लॉज 5 में दिया गया है। क्या लिखा गया है, द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, यानी कि ये संहिता के उपबंध इन आगे दिए गए अपराधों पर भी लागू होते हैं। किन पर, देखो पहली चीज जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेशन बताया था उसके द्वारा, कि भारत से बाहर परे किसी स्थान पर किसी नागरिक, भारत के नागरिक के द्वारा, यानी क्या लिखा गया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर कहीं भी अगर भारतीय नागरिक कोई अपराध करता है जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, तो जैसे ही भारत में पाया जाएगा उस पर विचारण चलाकर उस पर केस फाइल करके उसे जो भी होगा उसका ट्रायल करके जो भी रिजल्ट निकलता है कर सकते हैं, यानी कि इसकी एप्लीकेशन वहाँ पर है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये लिखा गया है कि भारत में अगर कोई भी विमान रजिस्ट्रीकृत, कोई पोत है, कोई विमान है अगर रजिस्ट्रीकृत है, तो एक बात लिखिए, चाहे भी कहीं पर भी हो, किसी भी व्यक्ति, दो बातें महत्वपूर्ण है इस पॉइंट पे दो बातें ये महत्वपूर्ण हो, इसमें नागरिक शब्द का यूज नहीं है। जैसे सपोज करिए भारत की कोई चीज़ अगर रजिस्टर्ड, कोई जैसे मान लो भारतीय विमान है तो वो भारत की प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति होगा तो भारतीय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। अब उस विमान पर मान लीजिए सपोज करिए अरविंद भी है, एंड्रयू भी है। अब अरविंद कोई अपराध करता है फिर भी उस पर मतलब उसकी जुरिडिक्शन होगी बीएनएस की, और अगर मान लीजिए नहीं, अगर मान लीजिए एंड्रू करता है तो भी हो, क्योंकि उसमें व्यक्ति शब्द का यूज किया गया है, ना कि भारतीय नागरिक का। ऊपर वाले में नागरिक का शब्द यूज किया गया है। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब अगली बात निकल के आती है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। ये बात टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर साधन अगर मान लीजिए हमारे इंडिया में व्यवस्थित, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा
कि सरकारी जो PSUs में मान लीजिए आपके रेलवे की वेबसाइट हैक कर ली, इसरो की वेबसाइट हैक कर ली, तो अगर मान लो कोई व्यक्ति ब्रिटेन में है और वो व्यक्ति मान लो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वालों का काम ही है, तो अगर मान लो पाकिस्तान में कोई व्यक्ति है तो पाकिस्तान का व्यक्ति अगर मान लो कोई हैक करता है, भाई भारतीय कंप्यूटर कोई भी साधन उसको हैक करता है, तो वो व्यक्ति कहीं भी हो उस पर BNS लागू होगी। ये बात सेक्शन इसका क्लॉज 1 का क्लॉज 5 ये बात कहता है। तो ये आपके क्या चीज़ें, ये सारी आपकी जुरिडिक्शंस के बारे में बात करती है। तो अब ये बात आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि BNS बेसिकली सेक्शन 1 में अब पुरानी IPC दोबारा समझ लीजिए, पुरानी IPC सेक्शन 2, 3, 4 को समाहित कर चुका है उसके क्लॉजेस में। पहली बात। दूसरा, ये जुरिडिक्शन की बात करता है, किस जुरिडिक्शन की, टेरिटरी जो आपके क्षेत्राधिकार होता है उसके बारे में बात करता है। दो हमने पढ़ लिए थे, मान लिया आपके जो अंत अगर प्रादेशिक और बाह्य प्रादेशिक, तो ठीक 2 तरीके के होते हैं, इंट्रा और एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन, 2 प्रकार इसमें होते हैं, वो हम सब समझ चुके हैं। तो ये आपके जुरिडिक्शन के बारे में चर्चा करता है ये सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस पे हम डिटेल में और भी चर्चा करेंगे आगे सेक्शंस पे। ये देखिए, ध्यान रखिए, BNS अब आपके 2 तरीके से आपको पढ़ना है। BNS में आपको IPC के सेक्शंस को भी रिलेट करना पड़ेगा, अन्यथा आप इसको समझ नहीं पाएंगे उस रूप में, क्योंकि हमें IPC के सेक्शंस याद हैं, BNS के हमको ऐड करने हैं। तो ये समझ लीजिए, हमने जो सेक्शंस पढ़े वो उसको हमने इसमें यहाँ पर कंपेरिजन कर लेंगे और उसी को साथ में पढ़ के तो हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मतलब एक तरीके से कि आपके मैटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि लॉ बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से पुराने जब लॉर्ड मेका प्रथम विधि आयोग बना था, बड़ा अच्छे से IPC का फॉर्मेशन किया गया था। तो अपने सेंस में कंप्लीट है। कहीं कहीं मतलब कहीं कहीं थोड़ी जो एम्बिगिटी थी, जो थोड़ी परेशानियां थी, वो हमने दूर कर ली हैं। बाकी सेक्शंस को हमने एक जगह पर रख लिया, आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।